अच्छा स्टूडेंट, आज जो है हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज हमारा जो लेक्चर है उसको हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हो सकता है आज मैं आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स ना लूँ। अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको जो है आपने क्या करना है, आपने होल्ड करके रखना है। इंशाल्लाह सेशन के एंड पे आप मुझसे चाहें तो वो पर्सनली पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है तो हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा रिपीट ना कर सकूं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला बात है, लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट मैंने आप लोगों से फाइल भी शेयर कर दी थी। हमने सम इफ कवर किया था। देन स्टूडेंट हमने काउंट ब्लैंक और काउंट इफ कवर किया था। देन उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है वो सिंपल इफ का फंक्शन था वो कवर किया था। अब हम आते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं नेस्टेड इफ की। ठीक है। नेस्टेड इफ कोई फॉर्मूला नहीं है। नेस्टेड इफ कहते हैं जब आप एक ही दफा इफ की कंडीशंस को बार बार फॉलो अप करते हैं तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस इस पर आऊं तो प्रीवियस इसमें क्या था स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दो ही तरह के रिजल्ट आप एग्जीक्यूट कर पा रहे थे कि या तो वो पास हो या तो वो क्या हो, फेल हो। ठीक है। ये दो तरह के रिजल्ट क्या थे, आप एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि आपको मल्टीपल अगर आपको रिजल्ट एग्जीक्यूट करने हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से। ठीक है। नेस्टेड इफ के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपको एक साथ मल्टीपल कंडीशंस आपको करनी हो तो आप उसके लिए यहाँ पर नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। ठीक है। अब मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर अगर आप देखें कि जिसके मार्क्स 70 हैं तो 70 के अंदर आपने ये क्राइटेरिया रखा है कि भाई 70 के अंदर यानी कि जिसके मार्क्स 70 या उससे अबव है तो उसका एक्सीलेंट हो जाए, जिसके 60 है उसका गुड आ जाए, जिसके 50 है उसका सेटिस्फैक्ट्री आ जाए, और जिसका 40 है उसका वर्क हार्ड आ जाए। ठीक है। ये कंडीशंस और ये क्राइटेरिया आपने रखे हैं। तो अब इसकी बेस पर आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमने अगेन उसको क्या दिया, लॉजिकल टेस्ट। मैंने कहा जो भी मेरी यहाँ पर मार्क्स हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 70 के। क्योंकि अभी मेरा क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट, 70 है तो मैंने यहाँ पर लिखा 70 कॉमा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा इसको यहाँ पर ये देखें 70 आ गया। अब 70 के ऊपर मेरा क्राइटेरिया क्या है, मैं जरा जूम भी कर दूं, यहाँ पर 70 के ऊपर मेरा क्राइटेरिया है कि यहाँ पर क्या लिखा आ जाए, एक्सीलेंट लिखा आ जाए। ठीक है, एक मिनट, ये मैं जरा अपना कैप्स लॉक यहाँ पर ऑफ कर दूं। ओके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा एक्सीलेंट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, डबल कोट्स मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिए, कॉमा। अगेन इक्वल टू इफ, यानी कि आपको तब तक इक्वल टू इफ लगाते जाना है, आपने तब तक जो इफ की कंडीशन आपने फॉलो करती जानी है जब तक आपके पास ये कंडीशंस आपके पास फुलफिल नहीं होते। मैंने कहा इफ जो भी मेरे यहाँ पर रिजल्ट है ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 के, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, गुड लिखा हुआ आ जाए। डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा, अगेन इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। मैंने दोबारा इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने कहा ग्रेटर देन या इक्वल टू है 50 के, कॉमा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, सेटिस्फैक्ट्री। बेसिकली स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर आपको एक से ज्यादा क्राइटेरिया देने हो, जैसे कि अगर आप किसी रिजल्ट शीट में आप देखते हैं कि रिजल्ट शीट के अंदर A B C D इस तरह के मार्कशीट में ग्रेड्स होते हैं, तो वो ग्रेड्स भी क्या होते हैं, वो नेस्टेड इफ वाली कंडीशन होती है जहां पर आप ये क्राइटेरिया दे रहे होते हैं। ठीक है, कॉमा। अगेन हम इफ लगाएंगे इक्वल टू इफ, और यहाँ पर हमने कहा इक्वल टू इफ का मतलब ये कि यहाँ पर मैं इस इफ की बात कर रही हूँ, आगे इफ हमारा कंटिन्यू होगा, बार बार इफ लगाने की जरूरत यानी इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन या इक्वल टू है आपके पास 40 के। ठीक है। अब यहाँ पर 40 तक मेरा क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया, कॉमा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए वर्क हार्ड। ठीक है। डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा। अब देखें वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू ट्रू का मतलब क्या है कि भाई आपकी एक दो तीन चार, ये चार कंडीशंस आपके पास क्या है, वैल्यू इफ ट्रू है। यानी कि अगर आपकी ये कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, फुलफिल होती है तो आपके पास क्या हो, ये वाला रिजल्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, कॉमा। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन, ये देखें, अगर कॉमा ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। डबल कोट्स क्लोज करेंगे। अब जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं उतने ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स ओपन किए थे, अगर आप देख सकते हैं, 1
ये देखें 2, ये देखें 3, ये देखें 4। 4 ब्रैकेट्स ओपन किए थे तो मैं यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, क्लोज कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ सिंपली इसको मैं जो है यहाँ पर ड्रैग कर दूंगी। तो ये देखें मेरे पास सभी के लिए यहाँ पर रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो गए। एक्सीलेंट, वर्क हार्ड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री। अब मान लें किसी स्टूडेंट के अगर 39 मार्क्स हैं, क्या लिखा हुआ आया? फेल। क्योंकि वहां मैंने क्राइटेरिया दिया था कि अगर ये चारों अगर आपके पास फुलफिल नहीं होते तो क्या लिखा हुआ आ जाए? फेल लिखा हुआ आ जाए। तो आपको सिर्फ एक बार आपने फॉर्मूला लगाना है और आपके लिए कैलकुलेशन हो जाती है। अब चाहे यहाँ पर 10 हो या आपके पास 10,000 का डेटा हो, सिर्फ आपने एक दफा क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ कहते हैं। चलें जी, अब आते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ जो कि है हमारे पास इफ विथ एंड कंडीशन। एंड भी आपके पास क्या है? एक फंक्शन है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी। वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने डेटा सेट के अंदर सारी कंडीशंस को फुलफिल करवाना चाहते हैं, ठीक है। जब आप अपने डेटा सेट के अंदर सारी कंडीशंस को फुलफिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं? एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि मेरे दो एजेंट है, एजेंट 1, या दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लड़ लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने कहा एक है मेरा प्रोडक्ट 1, एक है मेरा प्रोडक्ट 2, और एक है मेरा, मैं एग्जांपल अलग अलग इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सिर्फ लिमिटेड ना हो जाए एक डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा कि जो एजेंट मेरा तीनों प्रोडक्ट सेल करेगा उसको मैं यहाँ पर क्या दूंगी? उसको मैं 10% कमीशन मिले। और अगर कोई तीनों प्रोडक्ट सेल नहीं करता तो उसको 0 कमीशन मिले, ठीक है। अब कमीशन की शर्त मैंने क्या रखी स्टूडेंट? कमीशन की शर्त मैंने ये रखी कि जो तीनों प्रोडक्ट सेल करेगा उसको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? उसको कमीशन मिलना चाहिए, वरना उसको कमीशन ना मिले। अब बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको समझें कि यहाँ पर भी मैं क्या चाह रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट दोनों टेस्ट में पास है तो उसका रिजल्ट पास लिखा हुआ आए। अगर वो दोनों टेस्ट में क्लियर नहीं है, यानी कि एक में भी अगर वो फेल है, तो ओवरऑल रिजल्ट उसका क्या लिखा हुआ आए? फेल लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर मैंने इसको आसानी के लिए मैंने आगे इसके फंक्शन इसीलिए लिख दिए ताकि आप फाइल में जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी हो। मैंने लिखा एंड, ठीक है। एंड आपका फंक्शन है, मैंने एंड लिखा, ब्रैकेट ओपन। अब आपके जितने भी क्राइटेरिया हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो एंड की सूरत में आप कर सकते हैं। मैंने पहला क्राइटेरिया दिया, मैंने कहा अगर इसके मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किसके? 50 के। अच्छा, अगेन ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 लगाने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप अगर किसी भी तरह के डेटा पे अगर आप इफ लगाते हैं या एंड लगाते हैं तो आप ग्रेटर देन या इक्वल टू करें। हो सकता है वो लेस देन का भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। कॉमा, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने कहा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किसके? 50 के। दोनों मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, मेरा एंड वाला। कॉमा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पास लिखा हुआ है, डबल कोट्स क्लोज करें, कॉमा। वरना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फेल लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर सीधा हम यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो ये देखें आपके लिए पास फेल आपके लिए सभी के लिए आ गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर किसी के मार्क्स 62 भी हैं तब भी वो स्टूडेंट का फेल लिखा हुआ आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने कंडीशन ही ऐसी दी है कि अगर आप यहाँ पर दोनों रिजल्ट यानी कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो पास लिखा हुआ है, वरना क्या लिखा हुआ है आपके पास? फेल लिखा हुआ आए, ठीक है। तो इफ के साथ एंड का इस्तेमाल आप कब करते हैं? ये इफ के साथ में मल्टीपल चीजें क्यों आपको बता रही हूँ? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सिचुएशन में चाहे आप किसी भी जगह वर्क करते हो वहां पर अक्सर जो है स्टूडेंट यहाँ पर एफ बहुत ज्यादा यूज होता है, इफ के फॉर्मूलाज बहुत यूज होते हैं, लेकिन बस आपको उसका पर्पस समझ में आ जाए कि ये वाला फॉर्मूला मुझे कहाँ पर और किस पर्पस के लिए यूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं इफ विथ और की तरफ। यहाँ पे जरा मैं इसको रिमूव कर दूं। व्हाट इज इफ विथ और? अच्छा, पहला वाला था इफ विथ एंड, दूसरा वाला क्या है? इफ विथ और। अब इसको यूं समझो लॉजिकली कि अगर आप कहते हो, जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेती हूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ कि जो भी मेरा एजेंट है अगर वो 2 प्रोडक्ट भी सेल कर लेता है तो उसको कमीशन मिल जाए,
ठीक है, यानी कि अगर 3 ना कर सके वो 2 भी कर ले या वो 1 भी कर ले, कोई भी एक प्रोडक्ट भी सेल करेगा तो उसको हम कमीशन दे देंगे। सेम चीज और के साथ है, यानी कि जब आप अपने डेटा सेट के अंदर ये चाहते हैं कि कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लें तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, आप इफ के साथ जो है वो और का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, और का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके भी आपको बता दूं, ये देखें सिंपल इक्वल टू इफ और यहाँ पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने कहा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किसके 50 के, कॉमा, मैंने फिर अगेन दूसरा सेल सिलेक्ट किया, मैंने कहा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किसके 50 के, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, पास लिखा हुआ है, डबल कोट्स क्लोज कॉमा, या फिर आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाए, फेल लिखा हुआ है, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पर जूम इन थोड़ा कम करती हूँ। अब यहाँ देखें, मैंने इसको ड्रैग किया, अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट मेरे पास पास हैं। क्यों सभी स्टूडेंट मेरे पास पास हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही में से कोई एक भी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो वो पास है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट दोनों ना कर सके, जैसे ये 50 को हटा के मैं यहाँ 43 करती हूँ, ये देखें क्या लिखा हुआ आ गया, फेल। यानी कि अगर आप एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते तो स्टूडेंट आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सम के फंक्शंस कवर हो गए, हमारे काउंट के फंक्शंस कवर हो गए, हमारा इफ कवर हो गया, हमारा नेस्टेड इफ कवर हो गया, इफ विथ एंड हो गया और इफ विथ और हो गया। और ये वाली फाइल जो है इंशाल्लाह स्टूडेंट आज आपको जो है यहाँ पर आपकी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फॉर्मूला के साथ आपको मिल जाएगी। अब विदाउट एनी डिले मैं अपनी अगली फाइल पर आती हूँ, ठीक है, और उसको हम समझते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस और पॉपुलर फॉर्मूला है हमारे पास एक्सेल के अंदर, जो मोस्टली यूज होता है। और इसको समझने के, इसको करने के 2 से 3 वे है, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे आपको इसको करवाऊंगी वी लुकअप करने का, ताकि आपको इसका बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि व्हाट इज वी लुकअप। जैसा कि मैंने पहले दिन ही जब फॉर्मूला की क्लास हुई थी, मैंने कहा था कभी किसी फॉर्मूले को रट्टा लगाएं, रट्टा नहीं लगाना, आपको उसका पर्पस समझना है, क्योंकि आप जिस जगह काम करेंगे वहाँ डिफरेंट डेटा सेट होगा। जब आपको पर्पस पता होगा तो अल्टीमेटली आपको फौरन वो फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर एजेंट है, एजेंट किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, पर यूनिट प्राइस क्या है और कितना रेवेन्यू उनका जनरेट हुआ है, ये पूरी इस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है। क्या ही कहने, अगर मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि मैं अगर किसी एजेंट की आईडी डालूं, जैसे मैं लिखती हूँ A00100 लिखती हूँ, ठीक है, तो पूरा उस एजेंट का डेटा मेरे पास आ जाए कि उस एजेंट ने कितनी क्वांटिटी सेल की, कितना प्रोडक्ट सेल किया, कितना रेवेन्यू किया। अच्छा, अब आप में से कुछ कहेंगे मिस आपने यहाँ पर सम वाले में भी तो इसी तरह की चीज करवाई थी कि यहाँ पर हम नाम लिख रहे थे और हमारे पास अमाउंट चेंज हो रही थी। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ टावर फैन, तो मिस ऐसा भी तो हो रहा था। लेकिन ये चीज समझो कि ये वाले फॉर्मूला के अंदर या चाहे काउंट वाला फॉर्मूला था, वहां पर बेसिकली सिर्फ आपको जो चीजें पता चल रही थी वो नंबर्स में थी। ठीक है, आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन, वहां आपको जो चीजें पता चल रही थी वो किसके अंदर थी स्टूडेंट? ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। ओके, अब देखें शेयर हो रही होगी आई थिंक। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस। हियर इज द डेटा, यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जहाँ एजेंट आईडी है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, पर यूनिट प्राइस है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि जब मैं एजेंट की आईडी इंटर करूँ तो उसका सारा डेटा मेरे पास यहाँ पर आ जाए। अच्छा, अब ये इसको समझें कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि मिस यहाँ पर भी तो हम सर्च करके डेटा लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये सम का फंक्शन आप सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, आप सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वी लुकअप इतना पावरफुल फॉर्मूला है कि आपके पास यहाँ पर पूरी क्वांटिटी, मतलब आपके डेटा में चाहे वो चीज नंबर में हो चाहे वो चीज टेक्स्ट में हो, दोनों के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो तमाम आपके पास आ जाएंगी।
लुकअप का मतलब ही क्या है कि आप किसी चीज को वैल्यू को देख रहे हो। वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वर्टिकल। जैसे अगर आप देखें तो ये डेटा जो मैंने यहाँ पर इंटर किया ये कॉलम वाइज है, ये देखें ये आपके पास वर्टिकल डेटा है। और एच लुकअप का मतलब क्या होता है? एच लुकअप का मतलब होता है जब यही डेटा आपके पास क्या हो स्टूडेंट, आपके पास कॉलम वाइज हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर सॉरी रो वाइज हो, तो यही डेटा आपके पास क्या कहलाता है? एच लुकअप का फंक्शन आप यूज करते हैं। दोनों को तरीका लगाने का एक जैसा ही है। मैं आज आपको एक वे बता रही हूँ कैसे लोग वी लुकअप लगा सकते हैं, वैसे डिफरेंट लोग डिफरेंट वे फॉलो करते हैं। मैं आपको फिलहाल आज की क्लास के लिए एक वे आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप वी लुकअप अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने डेटा के अंदर, जो कि मोस्टली पॉपुलर आपके पास फॉर्मूला है, क्योंकि आपको उसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, जिसकी बेस पर आप डेटा सर्च कर रहे हैं, मैं ये लाइन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसकी बेस पर आपने डेटा सर्च करना है वो चीज आपने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपने रखनी होगी। फर्स्ट कॉलम से मुराद अपने डेटा के फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने वो चीज पहले रखनी होगी, चाहे आप एच लुकअप करते हैं या चाहे आप वी लुकअप करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एजेंट आईडी की बेस पर मुझे डेटा सर्च करना है, तो इसका मतलब एजेंट आईडी मेरे डेटा के अंदर क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कैसे होगा? सबसे पहले दूसरी चीज, वी लुकअप अप्लाई करने से पहले आप अपने डेटा टेबल को एक नेम दे दो। इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है जब आप अपने टेबल को क्या करते हैं स्टूडेंट, एक नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्या करती हूँ, अपने इस पूरे टेबल को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं फॉर्मूला टैब में आई। फॉर्मूला टैब में स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा डिफाइन नेम। ठीक है, आपने इसको एक नेम दे देना है। क्या करना है स्टूडेंट, आपने इसको एक नेम दे देना है। ये मैं आपको वी लुकअप लगाने का एक तरीका बता रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। अब इसका बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट कि आपको पूरा जो एक टेबल सिलेक्ट करना पड़ता है वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैच 67 68 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया स्टूडेंट, बैच 67 68 मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको मैं ओके कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने अपने इस पूरे टेबल को एक नेम दे दिया। एक नेम देने का बेनिफिट ये होगा जो कि आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हमने दो काम सीखे, दो चीजें हमने सीखी। सबसे पहले वी लुकअप लगाने के लिए आप क्या करेंगे, वी लुकअप के अंदर आप जो है अपने डेटा को, अपने टेबल को एक नेम दे देंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका आपने क्या करना है, आपने जिसकी बेस पर डेटा सर्च करना है वो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लगाती हूँ, इक्वल टू, मैंने लिखा वी लुकअप। वी लुकअप जैसे ही लिखा मुझे फॉर्मूला नजर आ गया, ये देखें ये आया वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले स्टूडेंट ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आपको क्या मालूम लेनी है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है, जिसकी बेस पर आप डेटा सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब अगली चीज को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है। आपने इसको फ्रीज कर देना है, आपने इसको लॉक कर देना है। आपने इसको क्यों लॉक कर देना है बेटा, जब आप अगर इस लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं करेंगे, उसको फ्रीज नहीं करेंगे, तो उसका इश्यू ये आएगा स्टूडेंट कि हो सकता है कि आप जब उसको ड्रैग करें तो आपके पास एरर आए। लॉक करने का तरीका वैसे शॉर्टकट की F4 है, लेकिन मैं यहाँ पे मैन्युअली आपको लगा के बता रही हूँ ताकि आपको एक लॉजिक समझा सकूं। ये देखें, लॉक क्या करना है, लॉक करने का मतलब ये कि आपने कॉलम और रो दोनों को क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, कॉमा। इसके बाद है टेबल एरे। अब टेबल एरे में आमतौर पे लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं दोबारा थोड़ा सा जूम इन कम कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। आमतौर पे लोग जब टेबल एरे होता है टेबल को पूरा सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बताती भी उसका दूसरा तरीका ये, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने पहले इसको एक नेम दिया था, क्योंकि मैं प्रिफर करती हूँ हमेशा नाम देने को बजाय इसके कि आप पूरा टेबल सिलेक्ट करें। तो टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको अलग से उसको लॉक करना पड़ता है, इसलिए बेहतर है कि आप उसको नेम दे दें। ठीक है, ये इजीएस्ट वे है जो मैं समझती हूँ, ज्यादा फॉलो करती हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को भी यही रेकमेंड करती हूँ। अच्छा, मैंने क्या नाम दिया इसको, बैच 67 68 मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। ये देखें, जैसे ही मैंने नाम दिया ये देखें पूरा टेबल आपका इंटायरली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर स्टूडेंट अगली चीज ये आपसे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है,
ये देखें मैंने यहाँ कुछ नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5। अब जिस कॉलम में आपका डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहा है प्रोडक्ट या क्वांटिटी, क्वांटिटी आपके पास कौन सा कॉलम नंबर है 4। आपने ये वाले कॉलम नंबर नहीं देखने, आपने जो है अपने डेटा के हिसाब से कॉलम नंबर देखने हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले कॉलम इंडेक्स नंबर, मैं थोड़ा जूम इन कम कर रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ सके। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा, क्वांटिटी पे है 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। 4 के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने, एक मिनट, 4 के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये देखें 4 के बाद ये आपसे जैसे ही मैंने यहाँ पर किया 4 के बाद कॉमा, ये देखें आपसे कह रहा है आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब प्रेस करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जीरो भी लगाते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जीरो लगाएंगे तो वो इंडिकेट कर रहा होता है एग्जैक्ट मैच का। तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी आ गई। अच्छा, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको सिंपल यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करना है। जैसे प्रोडक्ट का कॉलम नंबर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट का कॉलम नंबर है 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर ओपन किया। और रेवेन्यू का कॉलम नंबर क्या है 6, तो मैंने 6 लिख दिया। आप जरा चेक करते हैं, ये देखें मैंने लिखा एजेंट आईडी 101, ये देखें 2, उसके हिसाब से डेटा चेंज हो रहा है। ये देख रहे हैं, मैं एजेंट आईडी चेंज कर रही हूँ और यहाँ पर देखें मेरे पास उसके हिसाब से चीजें चेंज हो रही है। ये देखें कितना अमेजिंग फॉर्मूला है कि आप सिर्फ यहाँ पर आईडी नंबर चेंज कर रहे हो स्टूडेंट, और आपके सामने पूरी उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये डेटा आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस डेटा को कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। बहुत ही अमेजिंग और काम का फॉर्मूला। लेकिन एक और चीज भी हम इसमें आसान कर सकते हैं। वो आसानी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वो ये है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जैसे ये एजेंट आईडी काफी बड़ी है ना, और हो सकता है कहीं पर अगर आप भी काम करें, हो सकता है कि आप मैन्युअली टाइप नहीं करना चाहते, मतलब आपको लगता है कि भाई मुझे टाइप नहीं करना या मुझे बार बार हटा के फिर रिमूव करके नहीं लिखना। तो इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप आएंगे अपने डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें डेटा वैलिडेशन, आप यहाँ पर स्टूडेंट जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर ये वाली स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। एनी वैल्यू है, ठीक है। एनी वैल्यू को आपने सिंपल क्या कर देना, लिस्ट कर देना। इसके बाद ये आपसे कह रहा है सोर्स, क्या कह रहा है आपसे, सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है कि आप किसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे इस एजेंट आईडी की यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दो और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये देखें मैं यहाँ पर, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। ये देखें, जरा मैं जूम करके आपको बताऊं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट एक पूरी बन गई है। ये देखें सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ और ये देखें मेरा डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखें, ये देखें मुझे टाइप भी नहीं करना पड़ रहा और कितना आसानी से मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है मेरा डेटा वो कितनी आसानी से यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जी स्टूडेंट, अब आते हैं अगली चीज पर। अगली चीज क्या है कि यहाँ पर हम एच लुकअप करेंगे। अगेन देखिए फॉर्मूला लगाने की टेक्निक वही होगी, फॉर्मूला पूरा वही होगा, लेकिन उसमें से फर्क क्या आ जाता है, उसमें फर्क ये आ जाता है कि आप किस तरीके से आप यहाँ पर डेटा की प्रेजेंटेशन में, अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है तो आपके लिए वहां पे वी लुकअप काम नहीं करेगा, आपको वहां पर एच लुकअप का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा मिस, सबसे पहली चीज तो ये आप हमें बता दें कि ये आपने कैसे किया कि एक जैसे ये बिल्कुल सेम डेटा है, तो क्या आपने डेटा को दो दो दफा टाइप किया है। आप अगर हमें ये बता दें कि अगर एक वर्टिकल डेटा है, एक वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल डेटा को अगर हमें वर्टिकल करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पूरा, ये देखिए ये मेरा डेटा, मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने यहाँ पर कॉपी किया।
मैं अपनी इस शीट पर आई। अब मुझे ये डेटा वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे ये डेटा हॉरिजॉन्टल चाहिए। मैं यहाँ पर होम टैब में आई। होम टैब के अंदर यहाँ पर हम आएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर, ठीक है। पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा, 1 मिनट में शेयर देख लूं, ओके नजर आ रहा है होगा आपको, यह आपको नजर आ रहा होगा ट्रांसपोज का फंक्शन। स्टूडेंट नजर आ रहा है आप लोगों को ट्रांसपोज। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे। जैसे ही आप चेक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें इसको ओके कर दे रहे हैं, और ये देखें आपका डेटा किस तरीके से, कितनी आसानी से आपका वो डेटा जो वर्टिकल था वो यहाँ पर सिंपल एक आपके पास फंक्शन से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया। सिंपल आपने ट्रांसपोज किया और यहाँ पर हम कर सकते हैं। नहीं, किसी को भी आपने प्रेजेंट का मैसेज अभी नहीं करना है, अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस करें। टाइम बड़ा कीमती है, हम लोगों को अच्छा सीखना है, ठीक है। प्रेजेंट को अभी आप रहने दें, इस पे अभी आप फोकस करें, ठीक है, कहीं पे भी नहीं करना। जी स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये ट्रिक? आई होप अच्छी लगी होगी कि अगर आपको वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल को आपको क्या करना हो, वर्टिकल करना हो। अच्छा जी, सेम फॉलो अप यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आसानी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एच लुकअप, वही लुकअप वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसको हम फ्रीज कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, कॉमा। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका नाम ऑलरेडी आसानी के लिए एच लुकअप रख दिया था, तो ये देखें मैंने एच लुकअप रख दिया है, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये वाली रो, ये रो नहीं, 22, 23, 24, 25 ये जो रो नजर आ रही है ये रो नहीं करनी आपको, डेटा के हिसाब से। अगर डेटा के हिसाब से देखिए, डिस्ट्रिक्ट की रो क्या बता रही है 2, तो हम लिखेंगे 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये देखें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आपने इसको ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आप अपनी रो नंबर चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर रेवेन्यू है, इसकी मैं रो नंबर चेंज कर रही हूँ 6, यहाँ एंटर किया। अब ये देखें, मैं कोई भी चीज सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर इजीली देखें आपके पास हो रही है। कैन वी डायरेक्टली अप्लाई फिल्टर्स और what is SBS? Sorry, I cannot get Zaka. What you are asking? Can we directly apply filters on agent ID? Yes, you can apply, but आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करेंगे ना, तो आपका डेटा यहाँ पे आपके पास सेग्रीगेट हो जाएगा ना, यहाँ सेपरेट होगा। आपको तो लुकअप वैल्यू की बेस पर मैंने यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया है, मैंने डेटा वैलिडेशन की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है कि ये किस तरह से आप इस लिस्ट की बेस पर आप काम कर सकते हैं। अभी मैं डेटा वैलिडेशन भी आपको करवा रही हूँ, अगला टॉपिक मेरा डेटा वैलिडेशन ही है, सो डोंट वरी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोनों फाइल आपको वी लुकअप वाली भी और आपको जो ये भी मिल जाएगी। फ्रीज कर दिया मैंने, तो कोई चीज फ्रीज नहीं की है। फॉर्मूला में एस बी एस, ये एस डॉलर साइन की अगर अच्छा आप बात करें, ये डॉलर साइन मैंने लगाया था। ये मैंने डॉलर साइन इसलिए लगाया था ताकि आपका जो है वो लुकअप वैल्यू, ये देखें डॉलर साइन है, ये एस बी एस नहीं है। ये देखो डॉलर साइन इसलिए लगाया था ताकि ये वैल्यू फ्रीज हो जाए। इसकी शॉर्टकट की F4 है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ मैनुअली इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए, हम एक पर्पस समझे कि भाई किसी चीज को हमने क्यों हम फ्रीज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फ्रीज नहीं करते हो, अब देखो मैं क्यों आपको फ्रीज करने का कह रही हूँ, अगर आप फ्रीज नहीं करते हो एरर क्या आएगा, ये देखो, ये एरर आएगा। अब यहाँ पता नहीं चलेगा, मैंने यहाँ इसको ड्रैग किया, ये देखो एरर देखा आपने। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको फ्रीज करी, क्योंकि ये अपनी जगह पर नहीं रहेगा, दैट्स वाई मैंने इसको कहा कि आप इसको फ्रीज करें, ठीक है। रीजन अब आपको आई थिंक मैंने इसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी। जस्ट 1 मिनट में यहाँ पर अपनी एक और फाइल यहाँ पे ओपन कर दूं। आज मैंने ज्यादा फाइल्स नहीं ओपन की क्योंकि फिर बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। लेट मी ओपन द फाइल। आई होप आपको इसके फंक्शंस क्लियर होंगे और आपको जो है यहाँ पर डेटा वी लुकअप और एच लुकअप भी आपको क्लियर होगा। लेट मी जस्ट ओपन द फाइल।
Okay, just 1 minute. I am sharing the file. Okay, now अब हम करते हैं स्टूडेंट, अगली चीज है वो है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, शॉर्टली वैसे ये टॉपिक मेरा सेकंड लास्ट क्लास का था, लेकिन आज चूंकि टाइम की वजह से हमें यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन क्या है इसको अब हम समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट, आपने ऐसा देखा होगा कि आप किसी जगह इंटरनेट पे गए, इंटरनेट पे आपने पासवर्ड इंटर किया, और पासवर्ड इंटर करते ही आपको अगर कोई आपसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो है कैरेक्टर कम इंटर किए हैं, काइंडली इंटर बिटवीन 8 to 16। ठीक है, do we mostly freeze text data instead of values, right? Yes, most of the time you have to freeze the value if you want to drag। अगर आपको मल्टीपल जगह डेटा चाहिए तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यशरा आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द होल वी लुकअप और एच लुकअप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हम अगली चीज समझते हैं। ये आपने देखा होगा, तो अगर हम एक्सेल में भी कुछ इस तरह की कंडीशंस कर दें, हम एक्सेल के अंदर भी यहाँ पर कर दें। वॉइस प्रॉब्लम कर रही है स्टूडेंट, काइंडली जल्दी बता दें, सो आई विल रिजॉल्व द इश्यू। क्लियर है? ओके ओके। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन। अच्छा, डेटा वैलिडेशन मोस्टली हम यहाँ पर इसीलिए करते हैं ताकि आपको क्या हो, आपको यहाँ पर हम ये चीज देख सकें कि हम अपने डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा के अंदर किस तरह से मल्टीपल कंडीशंस को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर होल नंबर की। जैसे कि मैं देखती हूँ कि ये फाइल मैं जो है किसी को शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो ये फाइल यहाँ पर इंटर करे नंबर, सबसे पहले अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डेटा वैलिडेशन होती है। वैलिडेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हैं डेटा के ऊपर। मैं कहती हूँ कि जो इसमें डेटा एंटर करे वो सिर्फ यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक कर सके, इसके अलावा वो यहाँ पे कोई नंबर एंटर ना कर सके। तो होल नंबर के लिए अगेन देखो, डेटा टैब में आओगे, डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पर आप आओगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। जस्ट 1 मिनट में जूम इन आउट जूम इन का मुझे यहाँ पे बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, इसको मैं जरा शेयर भी कर लूँ। डेटा वैलिडेशन वाली चीज पे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मुझे बार बार ये शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये अलग से नहीं ओपन होती है। ठीक है, एनी वैल्यू आप इसको होल नंबर कर दोगे। होल नंबर करने के बाद अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं बहुत सारे क्राइटेरिया है, बिटवीन है, इक्वल टू है, जो आपको क्राइटेरिया रखना है। मैंने कहा कि बिटवीन रख दो। अब बिटवीन में यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम, यहाँ पर मैंने पहले लगाई हुई थी इसीलिए मैं दोबारा मिटा के लगा रही हूँ। ठीक है, कि बिटवीन है, लेस देन है, इक्वल टू है, आप डेटा के हिसाब से कंडीशन लगा सकते हैं, और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा जैसे ही मैंने स्टूडेंट इसको ओके किया, अब देखें मैं यहाँ लिखती हूँ 1, कोई एरर नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया। अब मैंने लिख दिया 999। ये देखें आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया, आपके पास एक एरर आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो ये क्या आ गया, एरर आ गया आपके सामने कि भाई जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने इसको करेक्ट किया, 100 किया, देखें कोई एरर नहीं आया। अच्छा, सिमिलर टू दैट टेक्स्ट लेंथ, जो मैंने पासवर्ड वाली बात कही थी कि टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या है कि इतनी ही लेंथ होनी चाहिए, वो ही आप एंटर कर सकते हैं, वरना आप एंटर नहीं कर सकते। अगेन हम आते हैं अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर आपने क्या करना है, अगेन हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको जरा मैं सिलेक्ट कर लूँ, आपको बता दूं, यहाँ पर स्टूडेंट एनी वैल्यू है, आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ करेंगे। अब टेक्स्ट लेंथ में यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं डिफरेंट आपके सामने क्राइटेरिया रख देती हूँ। ये देखें, 1 मिनट, ये देखें बिटवीन है, अगेन देखें आपके सामने इक्वल टू करना है, ग्रेटर देन करना है, लेस देन करना है, जो आपके अकॉर्डिंग टू डेटा। मैंने कहा मिनिमम कोई डेटा एंटर कर सके तो वो 5 हो, और मैक्सिमम कर सके तो वो 8 हो, यानी कि मिनिमम 5 कर सके और मैक्सिमम 8 कर सके। ओके करेंगे। अब यहाँ देखें मैंने लिखा 1 2 3 ABN, मैंने यहाँ पर मिक्स डेटा एंटर कर दिया, कोई एरर नहीं आया। अच्छा मैं लिखती हूँ 2 3 4 1, अब मैंने 5 से कम एंटर किया, ये देखें
This value does not match the data validation restriction defined for this cell. ये आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप ये क्यों कर रहे हो, पहला तो क्वेश्चन ये आता है। और डेटा वैलिडेशन क्यों एक्सेल के अंदर इतनी एडवांस स्किल समझी जाती है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा, और आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट के साथ आप चाहते हो कि आपका डेटा उसी तरीके से इंटर किया जाए जिस तरह से आप चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अब मैं इंटर करती हूँ, मैंने साइन भी लगा दी, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई कहेगा मिस क्या अगर हम सिंबल यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं तो कोई होगा, ये देखें आप मुख्तलिफ टेक्स्ट लेंथ का मतलब ये है कि आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मिनिमम 5 हो सकता है वो 10 हो सकता है वो कोई भी हो सकती है। अब आते हैं डेट के ऊपर, क्या आप डेट के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, हम यहाँ पर आते हैं अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, अगेन जस्ट 1 मिनट इसको मैं शेयर कर लूं आप लोगों से जी। यहाँ पर हम आते हैं, एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप इसको डेट कर दोगे, ठीक है। अब डेट के लिए भी स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट डाल दी कि मैंने कहा 1 जून 2023 से लेकर जो डेटा एंटर हो वो 30 जून 23 तक हो, ओके करेंगे। और यहाँ देखें स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे डेट इंटर करती हूँ, लेट मी चेक। मैंने लिखा 1 जून 23, कोई एरर नहीं आया। मैंने लिखा 4 जून 23, कोई एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 जुलाई, ये देखें एरर आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। तो ये हमने क्या देखा, कितने तरीकों से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगला है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने ऑलरेडी समझी हुई है, पर मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। हम दोबारा से आते हैं अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर। जब भी आपको किसी चीज की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए आप डेटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे, इसको लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स है, मैंने यहाँ पर एक सोर्स बनाई हुई है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया, और ये देखें आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा हो कि मैम इट इज पॉसिबल कि हो सकता है ये भी हो कि आप यहाँ पर यहाँ से कोई चीज रिमूव कर दें। मैंने सीपीयू रिमूव कर दिया, तो क्या ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी वो रिमूव हो जाएगा? अब यहाँ पर देखें सीपीयू आपको नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल अगर आप अपनी लिस्ट में से कोई चीज रिमूव कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी वो चीज रिमूव होगी, और अगर आप कुछ ऐड कर देंगे बाद में तो वो चीज आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी आ जाएगी। ये देखें, तो इट वुड बी बेटर, सॉरी हार्डवेयर, यहाँ देखें, ये देखें हार्डवेयर पहले नहीं था बाद में आया, तो इट वुड बी बेटर कि आप अपने डेटा में लिस्ट को क्या करें, किसी और शीट पर रखें ताकि कोई रिमूव ना कर सके या इसको हाइड कर दें। अब एक और बड़ा सवाल ये है, हमारे पास सेशन का टाइम जस्ट 1 मिनट लेफ्ट रह गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसको कंप्लीट कर दूं, अगर नहीं भी तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। वो है इनपुट मैसेज। व्हाट इज इनपुट मैसेज का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ एरर किया, मैंने यहाँ पे जो भी चीजें एरर की, क्या किसी ने ये सवाल किया कि मिस आपके पास नोटिफिकेशन आया लेकिन सामने वाले को क्या पता चलेगा कि ये उसने क्या गलती की है? एम आई राइट? अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि 1 मिनट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल को समझिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आके कंटिन्यू करेंगे कि अगर मैं एक एरर कर रही हूँ तो एरर करने वाले को क्या पता चल रहा है कि ये दिस वैल्यू में वो मिस्टेक क्या कर रहा है, तो हम कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम कैसे उसको जो है वो बेटर कर सकते हैं, ये चीज स्टूडेंट हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह प्रोबेबली हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट असाइनमेंट के लिए आप में से किसी स्टूडेंट को जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो फोकस अपना सिर्फ अभी लर्निंग के ऊपर करना है। नेक्स्ट क्लास आपकी कल है जो डबल क्लास होगी आपकी 1 घंटे की पूरी होगी, एंड स्टिल मेरी कोशिश रहेगी अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं एक्स्ट्रा भी अरेंज करवा लूंगी, सो वो